चलिए नॉर्थ की ओर चलते हैं, पर जिससे पहले कि मैं स्टेट्स पर आऊँ, आप खुद लखनऊ से लड़ रहे हैं, जिससे पहले कि मैं स्टेट्स पर आऊँ उससे पहले एक मुद्दा और वो है अभी इधर हाल में मुख्तार अंसारी की मौत का मुद्दा। उनकी फैमिली कह रही है कि उनको जो है पॉइजन किया गया, उनको जहर देकर मार दिया गया। इस पर आपका क्या मत है, आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में मैं समझता हूँ मजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठी थी, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, स्थिति साफ हो जाएगी। पर आप क्या मानते हैं कि ऐसा हो सकता है? ये किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता, पूरी तरह से बेबुनियाद निराधार आरोप है। हम लोगों ने एक चीज़ और देखी, इसके पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ माफिया डॉन्स थे ये लोग, इनको जो है सरेआम कैमरा के सामने कुछ 3 लोगों ने आकर मार दिया। ऑपोजिशन का कहना है कि ये सब चीज़ें ये दिखाती हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग्स हैं। ये सब तो गैंग्स आपस में लड़ते ही रहते हैं, आप तो वैसे भी देखते हैं जी। चले जाइए कहीं पर भी, सभी जगह 1, 2, 3 गैंग्स होते हैं, सबके इंटरेस्ट एक दूसरे से क्लैश करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एक दूसरे की हत्या करते रहते हैं। तो इसको आप स्टेट स्पॉन्सर्ड या कोई इनकाउंटर किलिंग वगैरह का कोई बढ़ावा नहीं मिल रहा है? नहीं, स्टेट स्पॉन्सर्ड तो हो ही नहीं सकता, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती जी। तो यूपी में इस तरह की चीज़ आप नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ नहीं इसका कोई चुनाव पे असर पड़ेगा? यूपी में कह सकता हूँ, यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बखूबी वहाँ की सरकार को चला रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था इस समय है, इसके पहले कभी नहीं रही है। और इन सब चीज़ों से चुनाव पर पोलराइजेशन वगैरह इसका कोई असर आएगा? पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हम लोग करते ही नहीं है, हम लोग तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, ये हमारी राजनीति का आधार है। उत्तर प्रदेश की क्योंकि बात हो रही है तो वहाँ पे आपका जानना चाहूँगा, क्या आप 2014 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? 71 बीजेपी, 73 एनडीए। नहीं, इस बार 80 आउट ऑफ 80। 80 आउट ऑफ 80? और क्या? इसका मतलब अमेठी, रायबरेली, अमेठी में तो पहले हारे, रायबरेली, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी सब जगह जीतेंगे। अब देखिए रायबरेली से कौन चुनाव लड़ता था अभी तक? हाँ, अभी तक सोनिया गांधी लड़ती थी। हाँ, तो सोनिया जी तो राज्यसभा में आ गई जी, क्यों आई? तो आप कह रहे हैं कि रायबरेली में अकलेबंदी सारा काफी होता है, मैं समझता हूँ। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। जाए अमेठी लड़े, कोई भी लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी से शिकस्त उसको खानी पड़ेगी। तो रॉबर्ट वाड्रा क्योंकि वहाँ पर हमारी कैंडिडेट स्मृति ईरानी ने बहुत ही अच्छा काम किया है और उनका परफॉर्मेंस अपने संसदीय क्षेत्र में भी अच्छा रहा है और हाउस में भी अच्छा रहा है और एक मंत्री के रूप में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। पर आप लोग परिवारवाद की बात करते आए हैं, अब रॉबर्ट वाड्रा का भी आ जाना पॉलिटिक्स में, या कम से कम अपनी इच्छा उन्होंने व्यक्त की, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो करना चाहते हैं, आना चाहते हो, आए, हम इस पर क्यों विचार करें? ये हमारे विचार का कहाँ तक विषय है? हमको अनावश्यक जो है उनके गिरेबान में झांक कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो उनका फैसला है, कांग्रेस का, हम लोगों को फैसला नहीं करना है। इस बार आप लोगों ने एक और मुद्दा उठाया है इलेक्शन के जस्ट पहले, वो है कच्छातीवू का मुद्दा, कि ये जो है एक टापू था, एक जो कांग्रेस की सरकारों ने जो है श्रीलंका को दे दिया। श्रीलंका ने अभी बयान जारी किया है कि ये तो 50 साल पुरानी बात है, आज इसको क्यों उठाया जा रहा है? ये तो 50 साल पहले सेटल हो चुकी है। लेकिन स्वीकार तो किया ना कि 50 साल पुरानी बात है, लेकिन ये हुई थी, इसमें सच्चाई है जी। पर इसको इस चुनाव के पहले उठाने का क्या, पहले उठा सकते थे? अरे भाई सही बात, सच्ची बात, यदि कभी आ जाए, चुनाव के समय आ जाए तो चुनाव के पहले आ जाए, उस पर क्यों आपत्ति होनी चाहिए? क्या कोई इसे नकार सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो ये बात कही है कच्छातीवू के बारे में वो गलत है, निराधार है? कोई आरोप लगा सकता है? स्वीकार तो सब कर रहे हैं ना कि हाँ हुआ जी, आज नहीं हुआ, 50 साल पहले हुआ, लेकिन हुआ। ऑपोजिशन का कहना है कि इस तरह की चीज़ों को बार बार उठाना, कोई मुद्दों को पकड़ना, असली मुद्दों से जनता को भटकाना है। हाँ, जहाँ असली प्रॉब्लम है, जैसे कि चाइना जो कि कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न अंग है, उसने अपने जो है 30 नाम भी दे दिए हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। हाँ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, उन्हें हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, जो करना चाहिए, जो उचित है, वही हम लोग कर रहे हैं। पर चाइना पर खास करके जो चाइना की मिलिट्री ने पहले बोला, अभी भी जो है उनके बयान बराबर आ रहे हैं, इन बयानों को आप कैसे देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो बयान खास करके आ रहे हैं, उस पर मैं आपसे सीधा सवाल 2 टूक शब्दों में, अरुणाचल भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा, और उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। बिल्कुल जी। तो इस पर कोई सॉफ्ट पेडलिंग और ये प्रश्न नहीं खड़ा होता जी। राजा जी, चाइना से थोड़ा पाकिस्तान की ओर मुड़ते हैं। अभी कल ही जो है
गार्डियन फॉरेन पब्लिकेशन है गार्डियन, उसमें एक आर्टिकल आया है, उसमें कहा है, उस आर्टिकल ने कहा है कि जो है भारत ने पाकिस्तान की धरती में 20 लोगों को, 20 इंडिविजुअल्स को, टेररिस्ट को जो है पिछले कुछ सालों में मारा है, उन्हीं की धरती में जाके मारा है। और जो है इस पर तमाम क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत लोगों से बात की है। ये पहले हम लोगों के बारे में कनाडा में भी बोला गया, यूएस में भी ये चर्चा हुई पहले, पर पाकिस्तान की ये नई चर्चा है, 20 लोग। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या, उस आर्टिकल में ये भी कहा है कि जो है भारत जो है केजीबी और मोसाद से जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, तो उनकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ वगैरह, इस तरीके का काम कर रही है। कोई स्लीपर सेल है यूएई में, उसने जो है इसमें उसका रोल रहा है। और 20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहाँ उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है, अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया, और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है जी। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा, तो उसकी खैर नहीं है। नहीं, बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के बारे में भी आपने अक्सर बातें की है, इसका कोई टाइम फ्रेम है? इसको हम लोग कैसे, वहाँ के हिंदू मुसलमान आप लोग कहते हैं कि भारत के ही लोग हैं, तो इसका टाइम फ्रेम क्या है? उसको हम कैसे इस मामले को रिजॉल्व करेंगे? वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहाँ तक प्रश्न है, वो पहले भी भारत का था, आज ही है और कल भी रहेगा। ठीक है, इस समय कुछ हैं परिस्थितियाँ ऐसी, लेकिन आप आश्वस्त रहिए, पीओके के लोग ही ये मांग करेंगे और हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। ये प्रायोरिटी रहेगी थर्ड टर्म में सरकार की थर्ड टर्म में ये प्रायोरिटी रहेगी। मैंने कहा ना, पाक अधिकृत कश्मीर की जनता ही ये मांग करेगी कि हमको मर्ज किया जाए जी भारत के साथ। हम भारत से बिल्कुल अलग नहीं रह सकते। और आपने देखा होगा 1-2 प्रदर्शन वहाँ पर हुए थे जी, और भारत के कश्मीर के साथ वो लोग मिलना चाहते हैं। देख रहे हैं कि तेजी के साथ धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर में स्थिति सामान्य हुई है और विकास की गति भी तेज हुई है। कश्मीर, क्योंकि आपने अभी बात कही, तो क्या वहाँ पे आफ्सा हटाएंगे आप? आफ्सा को हटाएंगे आप? अब लगभग वो समय आ गया है हाँ, कि हटाया जा सकता है, लेकिन अब तो गृह मंत्रालय को इस संबंध में फैसला करना पड़ेगा सारी रिपोर्ट आ जाने के बाद। अमित शाह जी ने अभी कहा है कि जो है उसको हटाने की एक वो हो सकती है। वही मैंने कहा ना, परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि आफ्सा हटाया जा सकता है, लेकिन इस संबंध में जो भी निर्णय करना होगा वह गृह मंत्रालय करेगा। थोड़ी सी बात आपके मंत्रालय की भी कर लें। चुनाव का माहौल है तो इस तरह की बातें रह जाती हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट्स 20,000 करोड़ से ज़्यादा, ये कैसे हासिल कर पाए आप? आगे का क्या प्लान है? बस दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रांग विल पावर, और हमारे प्रधानमंत्री का विजन और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति। उन्होंने कहा हर मामले में भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए। यदि हर मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो उसे रक्षा के मामलों में भी भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। एक उनका यह संकल्प था और उसी संकल्प के आधार पर हम लोगों ने अपने कदम आगे बढ़ाए और आज 20,000 करोड़ से अधिक का, लगभग 21,000 करोड़ रुपए का हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट ये पहुंच गया है। और आप देखिएगा आगामी कुछ ही महीनों के अंतर्गत ये और अधिक आगे बढ़ने वाला है। 2014 में जब हम लोग आए थे उस समय रक्षा उपकरणों का जो एक्सपोर्ट होता था वो बामुश्किल 900 करोड़ या कुछ ऐसे ही था, आसपास था 900 करोड़। अब आप समझिए इतने ही समय में हम लोग 900 करोड़ से बढ़कर एक्सपोर्ट को 21,000 करोड़ रुपए तक ले गए। और हम लोग की बराबर कोशिश यही रहती है कि अब रक्षा उपकरण भी, चाहे टैंक हो, तोप हो, गोले हो, मिसाइल हो, एमिनिशंस हो,
अब भारत में बनने चाहिए और भारतीयों के हाथों से बनने चाहिए। यहाँ तक कि इंजन भी, फाइटर प्लेन के इंजन भी, उसके लिए भी समझौता हम लोगों ने कर लिया है। इस चीज़ में हम लोग कुछ पीछे रह गए, कुछ काम धीमी गति से चल रहा है डीआरडीओ में। यही जैसे चाइना की जो नेवी है, सबमरीन हो, वॉरशिप हो, बहुत बड़ी उनकी जो है वो है। हमारे पास सिर्फ 16 ऑपरेशनल सबमरीन्स हैं। कुछ डीआरडीओ इस चीज़ में आने वाले समय में गति बढ़ेगी इसकी। तो अपना काम कर ही रहा है, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह पे। बिल्कुल ये सब सारा काम चल रहा है, तेजी के साथ काम चल रहा है। तो इसमें आपको लगता है आने वाले अगले कार्यकाल पे इस पे काम और तेजी से होगा? तेजी से हो ही रहा है। उस समय अगले कार्यकाल में उसके परिणाम दिखने लगेंगे लोगों को। जी राजनीति, आप आज से नहीं, बहुत पहले से, जब से आप राजनीति में हैं, आपके संबंध हर पार्टी से अच्छे रहे हैं। आपने एक हरदम एक द्वार खोल के रखा है जिससे कि बातचीत होती रहे, लोगों से मिलना जुलना चलता रहे, चाहे राजनीतिक परिस्थितियां कैसी भी हों। क्या आपको आज लगता है कि वो उस तरह की परिस्थितियां आज नहीं रही, कि आज बहुत एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें लोग कुछ भी बोल जाते हैं? लोग जैसे मोदी को गोली मारो, कोई बोलता है मोदी का लाठी मारो, सर फोड़ो, इस तरह की बातें। कंगना रनौत जी के खिलाफ कुछ बोल दिया, हेमा मालिनी जी के खिलाफ कुछ बोल दिया। तो ये क्या आप देखते हैं कि ये स्तर गिरता जा रहा है? इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इस प्रकार के आरोप लगाने से लोगों को बचना चाहिए, इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से भी बचना चाहिए। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी अपेक्षा नहीं की जाती है। और प्रधानमंत्री के बारे में तो बहुत ही नाप तोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री केवल व्यक्ति ही नहीं है, प्रधानमंत्री एक संस्था होता है। और आपने देखा होगा किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में यदि कुछ बात हमने कही होगी तो बड़े नपे तुले शब्दों में कही होगी जी। लेकिन जिस तरीके से, जिस प्रकार के शब्दों का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। राजनाथ जी, इस चुनाव में 3 और राज्य हैं जिनका एक अहम रोल होगा आपके इस नंबर को अचीव करने में, 370 जो आप कह रहे हैं, और वो हैं बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल। तो एक एक करके बिहार पर आपकी समझ और आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। पूरा आप सब में पूरा बोल दे रहे हैं, ऐसे कैसे मैं मान लूं? मान लीजिए ना पार्टी बाई पार्टी, उसके बाद तो मिलेंगे हम लोग, 4 जून को तो मिलेंगे ना। जी नहीं, पर इस बार बिहार में हर पार्टी के संग आपने जो है अलायंस कर लिया है। हर पार्टी, पहले तो कहा जाता था कि नीतीश जी पलटू राम कहते थे, अब तो ये कहते हैं कि बीजेपी भी पलट के बार उन्हीं के पास जाती है। नहीं, जाती नहीं है, उन्होंने देख लिया अब उनको ना, उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि बस बीजेपी के साथ ही रहना चाहिए, इसी में देश का हित है, इसलिए नीतीश जी ने फैसला किया। अब देखिए, नीतीश जी के बारे में जो कहना है वो लोग कह देंगे, लेकिन इतनी बात सच है, उनके लंबे राजनीतिक जीवन में कभी भी कोई एक भी भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर नहीं लग पाया। ये बहुत बड़ी बात है। अरे वो हमारे साथ हैं तो ये तो सचमुच हम लोगों के लिए एक हर्ष का विषय है। पर 2014 के पहले से कभी मोदी जी के बारे में कुछ बोलते हैं, कभी पार्टी के बारे में कुछ और बोलते हैं, बदलते रहते हैं। फिर तो इस बार बदलने का सवाल नहीं। चलिए, तेजस्वी जी ने कहा है कि मोदी की गारंटी तो ठीक है, इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि चाचा फिर पलटी नहीं मारेंगे। नहीं, उन्होंने तो खुद ही कहा है, नीतीश कुमार जी ने। जी तो आपको उम्मीद होना था, हो गया। अब जहाँ मैं आ गया हूँ यहीं रहूँगा। और आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी मिलकर लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। अगर इससे हटकर थोड़ा महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र में लोग कह रहे हैं कि एक अजीब खिचड़ी सी बन गई है। 2 पार्टियों का विभाजन हुआ है, उसमें एक फैक्शन आपके साथ है। तो इसमें 48 सीटों, पिछली बार आपके पास 41 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी अगर अपने अलग लड़ती तो भी अच्छा प्रदर्शन करती। तो हर बार आपको इतनी जोड़ तोड़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कहीं कोई घबराहट की जो है यहाँ पे चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमारी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी? यह प्रश्न तो उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जिनकी पार्टियाँ टूटी हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो। वो लोग टूटते क्यों हैं? अब वो टूटेंगे और उनके लोग हमारे साथ पार्टी एक्टिवली तोड़ने में काम नहीं साहब, ये सब अपराध नहीं करते हम लोग। वो लोग टूटते क्यों हैं? अब टूट कर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता था, हम कह देंगे हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, ये देखिए, जब जो लोग वहां से आए हैं उनके ऊपर कहते इनके ऊपर भी आरोप लगे थे पहले, तो आरोप लगे थे पहले, आज लोग कहते हैं। लेकिन जब उनकी पॉलिटिकल पार्टी में थे तो यही लोग ये कहते थे कि यह सरकार ने जानबूझकर इन्हें फंसा रखा है जी, ये पूरी तरह से निर्दोष हैं। तो उस समय का स्टेटमेंट ये है। अब भाजपा में आ गए तो स्टेटमेंट बदल गया।
क्या वे दोषी हैं? अब उनके यहां जब थे तो दोषी नहीं थे, निर्दोष थे। ईडी सीबीआई ने जो भी कार्रवाई की वो गलत की। पर आप लोग